जब राष्ट्रपति या राज्यपाल शपथ लेते हैं तो वो शपथ संविधान की रक्षा के लिए होती है, टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं तो वो शपथ होती है संविधान का पालन करने के लिए, टू ओ एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे साथ जगदीप धनखड़ जी हैं, राज्यपाल है पश्चिम बंगाल के। स्वागत है आपका हिंदी जगत के इस महामंच पर। सर, क्या आप जो आपने संविधान की शपथ ली उसकी रक्षा कर पा रहे हैं, उसका पालन कर पा रहे हैं? गौरव, एक तो मैं बधाई देता हूं कि आपने बहुत अच्छा विषय चुना है। जब केंद्र में एक पार्टी की सरकार है और राज्यपाल उस प्रांत में जाता है जहां दूसरी पार्टी की सरकार है, तो राज्यपाल एक पंचिंग बैग बन जाता है। उसको स्वाभाविक रूप से शक की नज़र से देखा जाता है। आप भारत के संविधान को देखेंगे तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीन में जो संवैधानिक पदों पर हैं उनकी शपथ का प्रारूप है। विधायिका में सांसद और विधायक, न्यायपालिका में प्रधान न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश प्रांतों में और न्यायाधिपतिगण, और जो थर्ड विंग है जिसके अंदर प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इन सब के प्रारूप में बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से ये कहा गया और निश्चित रूप से कहा गया कि दे विल फॉलो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब उनकी मर्यादा निश्चित रूप से तय कर दी गई। विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, दिस इज द ओथ दे टेक। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। पर महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शपथ है वो एक अलग तरीके की है, और वो शपथ है पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। मतलब प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। तो मेरी शपथ जो अनुच्छेद 159 में है, मेरा जो दायित्व है, मेरा जो कर्तव्य है, मेरा आकलन आप जिस बात पर करेंगे वो इस पर करेंगे कि क्या राज्यपाल की हैसियत से मैं भारत के संविधान और कानून को प्रिजर्व कर पाया हूं, प्रोटेक्ट कर पाया हूं, डिफेंड कर पाया हूं। क्या आप ऐसा कर पाए हैं बंगाल में? उससे पहले गौरव, राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति की शपथ का एक दूसरा हिस्सा और है, और जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग राज्यपाल की भूमिका पर प्रश्न उठाते हैं। राज्यपाल इज प्रोएक्टिव, राज्यपाल इज एक्टिंग इन एग्जीक्यूटिव मैनर, राज्यपाल इज गोइंग बियॉन्ड हिज लिमिटेशंस। क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्यपाल जो शपथ लेता है उस शपथ के दूसरे भाग की ओर उनका ध्यान नहीं जाता है, और वो भाग है विल डिवोट माई सेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये राष्ट्रपति जी कहते हैं, और राज्यपाल वही शपथ लेता है अपने प्रांत के लिए कि सच्ची निष्ठा से लोगों की सेवा करूंगा। तो मुझे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से यदि अगर कोई काम करना है, अपनी शपथ पर खरा उतरना है, तो मुझे ये दो काम निश्चित रूप से करने पड़ेंगे। और ये जनता को मेरा वचन है, मेरा उत्तरदायित्व है, और इसके लिए मैं प्रयासरत हूं। आपको सफलता मिल रही है या नहीं मिल रही है? आप अपने दायित्व का पालन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? गौरव, पश्चिम बंगाल
एक चुनौतीपूर्ण राज्य है। पश्चिम बंगाल के हालात प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत चिंताजनक है। वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो संविधान की मर्यादा से काफ़ी दूर है। आपने देखा होगा आज़ादी के बाद सबसे भयानक भयावह पोस्ट पोल वायलेंस हुआ। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट का प्रथम वाक्य था, रूल ऑफ द रूलर नॉट रूल ऑफ लॉ। वो बिल्कुल सही आंकलन है। मैं क्यों कहता हूं, भारत के संविधान में अनुच्छेद 167 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर टुवर्ड्स द गवर्नर। वर्ड यूज इज ड्यूटीज। उसके तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री से कोई भी जानकारी मांग सकता है। जब आप ये जानकारी मांगते हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से, आपको वो जानकारी मिलती है? 2 साल से कुछ महीने ऊपर हो गए, अनेक विषयों पर जानकारी मांगी, भयानक विषयों पर जानकारी मांगी, बड़े बड़े स्कैम्स के बारे में जानकारी मांगी, पॉइंटेड तरीके से मांगी। गौरव, एक भी जानकारी नहीं दी गई। एक भी जानकारी नहीं? एक भी जानकारी आज तक नहीं दी गई। उदाहरण के तौर पर बताता हूं, 2016 में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट की शुरुआत हुई। इसके 5 एडिशन हो गए। मेरे प्रीडिसेसर राज्यपाल ने विधानसभा में संकेत दिया कि इन 5 एडिशंस में 12,30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। 12,30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। मैंने प्रश्न पूछा, ये इन्वेस्टमेंट पश्चिम बंगाल के किस भूभाग पर है? लाजमी है कि नहीं? ये तो पूछ ही सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट किसने किया है? इस इन्वेस्टमेंट का आज के दिन क्या स्तर है? इस इन्वेस्टमेंट से क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है? न तो प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी जवाब देते हैं, न वित्त मंत्री देते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री तो देती ही नहीं है। लेकिन बंगाल सरकार ये कहती है कि एक हस्तक्षेप है, वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो निवेश की कोशिश कर रहे हैं, और आप जानकारी मांग रहे हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट आया। तो ये क्या गवर्नर का काम है ये जानकारी मांगना? गौरव, मैंने अभी आपको बताया अनुच्छेद 167 क्या कहता है। राज्यपाल जानकारी मांगे वो दो। नंबर 1, मैं चाहता हूं पश्चिम बंगाल में इन्वेस्टमेंट आए, मैं उसके लिए प्रयासरत रहना चाहता हूं। मैंने जानकारी की है कि 4-5 दशक पहले भारतीय इकोनॉमी में पश्चिम बंगाल का क्या रोल था। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोग बंगाल जाते थे, इंडस्ट्री के लिए जाते थे, बिजनेस के लिए जाते थे, एजुकेशन के लिए जाते थे, टूरिज्म के लिए जाते थे। देयर वॉज फ्लाइट ऑफ कैपिटल टू बंगाल, देयर वॉज फ्लाइट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टू बंगाल। आज के दिन क्या है? इसका उल्टा, ठीक विपरीत। कंट्रीब्यूशन जो पहले था उसका 1/10 रह गया है। तो विशफुल थिंकिंग से इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। इन्वेस्टमेंट कब आएगा? इन्वेस्टमेंट तब आएगा जब इन्वेस्टर आप में कॉन्फिडेंस रखेगा। यदि अगर मैं बताता हूं गौरव जी, 12,30,000 करोड़ आ जाते तो बंगाल की तो काया पलट जाती। तो ये ऑप्टिक्स जो जनरेट करते हैं ना, मीडिया प्रोजेक्शंस, एडवर्टीजमेंट्स, दैट हैज नथिंग टू डू विद ग्राउंड रियलिटी। मैं चाहता हूं इन्वेस्टमेंट आए, भरपूर आए, पर वो कब आएगा गौरव? वो तब आएगा जब लोग कहेंगे आपकी सरकार कानून के हिसाब से चलती है, आपके सरकारी अधिकारी राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है,
आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं है, तब आएगा इन्वेस्टमेंट। यह बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। राज्यपाल के तौर पर, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर आप ये कह रहे हैं कि जो वहां सरकारी अधिकारी हैं वो स्टील फ्रेम के रूप में न काम करके राजनीतिक कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं। आईएएस, आईपीएस या जो ब्यूरोक्रेसी है, आपने अभी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया और उनसे कहा कि निष्पक्ष और संविधान सम्मत काम किया जाए, ऐसा क्यों? पहले आपने पूछा सरकारी कर्मचारियों के बारे में। गौरव, राज्यपाल की हैसियत से मेरे से सरकारी कर्मचारी मिलते हैं। राज्यपाल से मिलने के लिए इनको मुख्यमंत्री की इजाज़त चाहिए, राज्यपाल को चिट्ठी लिखने के लिए मुख्यमंत्री की इजाज़त चाहिए। क्या कभी ऐसा हो सकता है? मुझे दुख है, कभी नहीं सोचा था कि आईएएस एंड आईपीएस and IAS in particular, known as steel frame at one point of time, उसके इतना जंग लग जाएगा। They will be so emasculated, they will be so politicized, they are an extension, an organ of the ruling party। और ये मैं आपको कह रहा हूँ, you can go there as a journalist, I can say without fear of contradiction, आप एक ही बात कहेंगे कि मेरा स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट था। दूसरा, आपने कहा स्टेट इलेक्शन कमीशन, क्यों मैंने बुलाया? कारण है, भारत के संविधान के तहत मेरे कुछ उत्तरदायित्व हैं, जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन। केंद्र में एक फाइनेंस कमीशन है जी, वो फाइनेंस कमीशन राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है, उसी के आधार पर केंद्र और राज्यों में पैसे का बंटवारा होता है जी। भारत के संविधान में प्रावधान है कि देयर विल बी स्टेट फाइनेंस कमीशन, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और वो क्या तय करता है? राज्य सरकार, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में कितना कैसे डिवीजन होगा जी। जब मेरे पास 5th फाइनेंस कमीशन के अपॉइंटमेंट की फाइल आई तो मैंने कहा 4th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया? मेरे सामने तो कोई रिपोर्ट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन स्पष्ट है कि फाइनेंस कमीशन राज्यपाल को रिपोर्ट देगा और राज्यपाल उस रिपोर्ट को विधानसभा में रखवाएगा ताकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि उस पर विवेचन कर सकें। पता लगा 5 साल का समय निकल गया, रिकमेंडेशंस का टाइम निकल गया, राज्यपाल को रिपोर्ट ही नहीं दी। एक ही तो काम करना था, नंबर 1। नंबर 2, उन्हीं लोगों को 5th फाइनेंस कमीशन में लगाना चाहते हैं। क्या ये संभव है? तो एक एक करके अगर इन मुद्दों को ले सर, आपने एक ट्वीट किया बतौर राज्यपाल, cautioned the SEC towing the line of state government and be merely its executing agency। आपने कहा कि it is an outrage of constitution as also unwholesome for democratic process। तो किस आधार पर आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है राज्य में? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और इससे बहुत सी बातों का खुलासा हो जाएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन का कानून में वही दर्जा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है जी। प्रावधान बिल्कुल सिमिलर है। उसमें लिखा हुआ है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कैन डिमांड फ्रॉम द गवर्नर वॉट एवर स्टाफ इट नीड्स फॉर एनी पर्पस व्हाटसएवर, इट इज रिटन देयर। मैंने उनको हाल में नहीं बुलाया, मैंने उसको 4 बार बुलाया। मैंने उनसे पूछा, आपने अकेले कलकत्ता में चुनाव कराने का फैसला क्यों किया? आपका कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व है कि पूरे प्रांत में कराना है, पूरे प्रांत में चुनाव ड्यू हैं। लोकसभा के चुनाव कई चरणों में होते हैं, विधानसभा के चुनाव कई चरणों में होते हैं, आपने क्यों किया? और उनकी घोषणा से पहले सरकार कह चुकी थी कि चुनाव इन 2 का ही होगा, चुनाव इस तारीख को होगा। इट इज डेथ नेल ऑफ डेमोक्रेसी if decision of a constitutional body is taken by the executive,
Gaurav, I am not a stakeholder in politics. I am a friend of the government. I want people of West Bengal to prosper. I want them to develop. I want them to come out of fear. जब ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन, a retired judge of Calcutta High Court, मुझे कहता है my human rights commission is in ICU, it is on ventilator, तो क्या हो सकता है? आप पूरे मीडिया को मैं एक बात कहना चाहूंगा, इतना भयानक पोस्टपोल वायलेंस 13, 14, 15 मई को मैं पूरे प्रांत में गया, आगजनी देखी, बलात्कार की घटनाएं बताई गई, कत्ल की घटनाएं बताई गई, इतना व्यापक दृश्य हुआ। भारत के एक प्रांत से लोग जान बचाने के लिए दूसरे प्रांत में गए और सरकार डिनाइल मोड में रही। जब मुख्यमंत्री ने 5-6 कैबिनेट मीटिंग के अंदर इस मुद्दे को देखा ही नहीं और नजरअंदाज करते रहे, तो मुझे बताइए, कैन आई सिट क्वाइट इफ बंगाल बिकम्स अ गैस चेंबर फॉर डेमोक्रेसी? एक राज्यपाल के तौर पर आप कह रहे हैं कि बंगाल एक गैस चेंबर बन गया है डेमोक्रेसी के लिए। मैं ये कहता हूं कि आप आकलन कीजिए, जब मैं आपको कह रहा हूं कि लोगों में इतना डर है, इतना सेंस ऑफ फियर है कि उस फियर की वजह से वो फियर की चर्चा नहीं कर पाते। आप थोड़ा, अनुरोध है आपसे, अन्य पत्रकारों से भी अनुरोध है, प्लीज गो टू वेस्ट बंगाल। सर, हम तो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं और जो वायलेंस की भी हिंसा की घटनाएं हुई हैं आज तक पर हम लोगों ने लगातार उन घटनाओं को दिखाया भी है। आई वुड नॉट गौरव जॉइन ऑन दैट इशू। मैं इतना कह सकता हूं कि मुझे उस दिन से डर लगता है और भयानक डर लगता है। बंगाल में राज्यपाल को डर लगता है? नहीं, मुझे डर लगता है उस स्थिति से जब मीडिया डर जाएगा और बंगाल के पत्रकार बंधुओं को माफी मांग कर मैं कह चुका हूं कि मैं कहने की हालत में नहीं हूं कि मुझे डर नहीं लग रहा है। नहीं सर, लेकिन हम लोग आज तक पर हम लोग निष्पक्ष हर खबर दिखाते हैं, ये मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं। और एक मुद्दा अगर मैं और उठाऊं, और क्योंकि आपने इसको कई बार इसका जिक्र भी किया। गौरव, आई विल स्पेल आउट माई हार्ट। बिल्कुल। राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल की विधानसभा को 2 बार एड्रेस किया, दोनों बार ब्लैकआउट रहा। अंदाजा लगा सकते हो, राज्यपाल ने स्पीकर को कहकर विधानसभा का दौरा किया, दरवाजे के ताले लगे। राज्यपाल चांसलर होता है, बिना राज्यपाल की स्वीकृति के कोई वाइस चांसलर की नियुक्ति नहीं होती। मेरे यहाँ 1 दर्जन से ज़्यादा वाइस चांसलर की नियुक्ति और मुझे अंदाजा ही नहीं है। मैं आपको ये कहता हूँ, आई डोंट वांट टू जॉइन इशू कि आपका चैनल क्या कर रहा है और क्या कर रहा है। मैं इतना कह सकता हूँ कि आप अपने जर्नलिस्टिक धर्म के अनुसार एक टीम को भेजकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से जो मैं आपको आज कह रहा हूँ, उसमें आपको कुछ भी गलत लगे, आई एम ओपन टू करेक्शन, ओपन टू मेकिंग एन अपोलॉजी। श्योर सर, लेकिन जो मुद्दा है वो ये है कि आप संविधान की शपथ निभा पा रहे हैं या नहीं निभा पा रहे हैं बंगाल में। बंगाल सरकार ये कह रही है कि एक राज्यपाल के तौर पर आपने व्हाइट पेपर, एक श्वेत पत्र की मांग की वेस्ट बंगाल समिट को लेकर, वो तो विपक्ष का काम है, राज्यपाल का नहीं। कमाल है, कमाल है गौरव जी। अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल जानकारी मांग रहा है, श्वेत पत्र क्यों नहीं? बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाई शुड आई नॉट आस्क? जब मेरे पास रिप्रेजेंटेशन पर रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं, मेरे पास जब ये कहा जाता है, जब श्वेत पत्र की बात करते हैं, गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन 2011 के कानून के तहत बना, हर साल उसका सीएजी ऑडिट होना है। वो ऑडिट का दायित्व राज्यपाल पर है ताकि वो विधानसभा में दे। मैं दार्जिलिंग जाता हूँ,
लोग कहते हैं GTA इज डेन ऑफ करप्शन, लिखित में देते हैं। हजारों करोड़ रुपए चले गए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के। मुझे दार्जिलिंग एरिया में कोई विकास नजर नहीं आता है। पर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं, 2012 में CAG ऑडिट नहीं हुआ और आज तक नहीं हुआ। 2012 से 2022 तक CAG एक बार CAG ऑडिट नहीं हुआ। लेकिन ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली होना चाहिए। तभी तो मैं कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा है। जब मैं आपको कह रहा हूं तो ये शब्द नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है। आप यदि वहां जाकर स्थिति का जायजा लेंगे तो आपको पता लगेगा ऑन अ पॉइंट ऑफ फैक्ट। ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बंगाल में संविधान का पालन नहीं हो रहा। मैंने आपको दो बातें कही हैं। GTA का CAG ऑडिट हर साल होना चाहिए था 2012 से। 2012 से आज तक एक बार नहीं हुआ है। मैंने आपको कहा है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका दायित्व था कि राज्यपाल को रिकमेंडेशन दे, उसके अलावा कुछ नहीं था उनका दायित्व है। दिस वॉज द ओनली ड्यूटी। और मेरी ड्यूटी क्या थी, वो विधानसभा में दूं। मुझे ही नहीं दी कि रिकमेंडेशन। और मेरा कलेजा तो तब बैठ गया जब सरकार ने कहा इससे नुकसान नहीं हुआ है, हमने काम कर लिया है। क्या कर रहे हैं हम? आप विधायिका का अनादर कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का अनादर कर रहे हैं, आप भारत के संविधान से दूर भटक गए हैं। मैं निवेश के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं चाहता हूं 12,30,000 करोड़ का निवेश में से यदि अगर 20% भी जमीन पर होता तो बंगाल की काया पलट जाती। क्योंकि बंगाल सरकार ने जो कहा कि आपने कहा कि आपने बंगाल सरकार से उत्तर मांगा, तो एक जो उत्तर आया जो कहा गया है, तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि 12,32,603 करोड़ रुपए का निवेश उसका प्रस्ताव आया है और आधा उसका इन्वेस्टमेंट मोड में है इस समय। सर ये बताऊं, ये जवाब विधानसभा में 3 साल पहले राज्यपाल ने कहा था। मैं आपसे पूछता हूं 12,30,000 करोड़ छोड़ दीजिए, आप 1,00,000 करोड़ का बता दीजिए ना। मुझे ये तो बता दीजिए कि पश्चिम बंगाल के कौन से भूभाग पर यह डेवलपमेंट हो रहा है। मैं ममता दीदी के साथ कंधे से कंधा लगाकर पश्चिम बंगाल में इन्वेस्टमेंट चाहता हूं, पर मैं जानता हूं कि इन्वेस्टमेंट यात्राओं से नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट ऑप्टिक्स से नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट एडवर्टीजमेंट से नहीं होगा, रियल ग्राउंड रियलिटी बदलने से होगा। और वो कब होगा? जब लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा। देयर विल बी अकाउंटेबिलिटी, देयर विल बी ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ। जब राज्यपाल को आप जानकारी नहीं देते हो, आप कल्पना कर सकते हो क्या? तो इस समस्या का फिर समाधान क्या है? अगर आप आर्टिकल 167 के तहत उत्तर मांगे और सरकार आपको उत्तर न दे, तो इसका समाधान क्या है? देखिए, भारत के संविधान की मूल भावना है कि हर संभव प्रयास किया जाए ताकि काम ठीक तरीके से चले। मैंने बड़ी चर्चाएं की हैं, उनके साथ चिंतन किया है। उन्होंने मुझे कई आश्वासन दिए हैं। 8 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री ने लिखा और उसमें 2 बातें कही। उन्होंने कहा, महामहिम राज्यपाल जी, आप अधिकारियों से सीधे मत पूछिए, मुझसे पूछिए, मैं दूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा ये तो बहुत सकारात्मक बदलाव आया है। और साथ में ये भी कहा कि मैं मेरे मुख्य सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और DGP तीनों को कहूंगी कि वो हर महीने आपसे मिले। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने 1 महीने के लिए चुप्पी साध ली। कुछ नहीं हुआ, न तो कोई जवाब आया और न वो 3 महानुभाव आए। गौरव, मार्क माई वर्ड्स,
What I am telling you, the situation is far more severe. I cannot be a rubber stamp. I cannot fiddle in Rajbhavan when I find that Bengal has become a laboratory of violation of human rights. आज के दिन बंगाल की स्थिति क्या है? And I will be happy कि आपके कैलिबर का जर्नलिस्ट आज तक का समूह है, तो देश के अंदर बहुत ही प्रभावशाली है। बंगाल में यदि जीना है, व्यापार करना है, राजनीति करनी है, इज्जत को कायम करना है, यू हैव ओनली वन विकल्प, एक ही विकल्प है, आप उनके साथ रहिए। लेकिन आप तो संविधान के साथ हैं। अगर संविधान के साथ हैं तो इस समस्या का समाधान क्या होगा, ये संभवतः इस उत्तर को हम तलाशने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज तक के इस महामंच में समय इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद सर।